Hey everybody, this is Ankur Goyal and you are at the right place if you really want to unlock your brain with a key to success in chemistry. Students, this is going to be our last video session from this chapter, Solutions. And in this video session, we are going to discuss an extremely important topic called azeotrops. But before we actually start with this topic, we need to clear two very basic things, very basic concepts, which are extremely essential for the clear understanding of this particular topic. Azeotrop को समझने से पहले स्टूडेंट्स हमें दो बेसिक चीजें क्लियर करनी पड़ेंगी. Firstly, we should know the meaning of distillation and we should also understand the difference between the simple distillation and the fractional distillation. And secondly, we should recall the concept of non-ideal solutions which exhibit a positive or negative deviation from Raoult's law. So students, although the concept of ideal and non-ideal solution has already been taught in one of my previous video, but still मैं आपको short में इस chapter में recall करवाऊंगा. But anyways, I would prefer कि आप इस वीडियो को देखने से पहले वो ideal and non-ideal solutions वाला वीडियो जरूर देखें और उसमें इस चीज पे फोकस करें कि what was the cause behind the deviation, क्या रीजन थे, क्यों एक सॉल्यूशन पॉजिटिव डिविएशन और नेगेटिव डिविएशन एग्जिबिट करती थी. सो एज़ोट्रोपिक मिक्सचर जो हम आज की क्लास में पढ़ने जा रहे हैं, उसकी एक बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको डिस्टिलेशन समझना होगा, डिस्टिलेशन और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बीच का डिफरेंस समझना होगा और दूसरा आइडियल और नॉन आइडियल बिहेवियर के कंसेप्ट को भी समझना होगा. तो इससे पहले कि हम एज़ोट्रोप से स्टार्ट करें, मैं आपको ये दोनों टॉपिक्स रिकॉल करवा रहा हूं. फर्स्टली स्टूडेंट्स, लेट अस डिस्कस द मीनिंग ऑफ डिस्टिलेशन. याद रखिएगा, डिस्टिलेशन इज अ सिंपल प्योरिफिकेशन एंड अ सेपरेशन टेक्निक. डिस्टिलेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पे हम एक लिक्विड मिक्सचर में से उसके वेरियस कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. आप इमेजिन कीजिए, वी हैव टू लिक्विड्स, लिक्विड ए एंड लिक्विड बी. लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट है सपोज कीजिए 50 डिग्री सेल्सियस एंड लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट है 80 डिग्री सेल्सियस. यू कैन सी देयर इज अ 30 डिग्री डिफरेंस इन देयर बॉइलिंग पॉइंट. अगर इन दोनों लिक्विड को मैं एक बीकर के अंदर मिक्स कर देता हूं, सपोज वी हैव अ बीकर इन विच बोथ ए एंड बी आर मिक्स्ड टुगेदर, और फिर आपसे कहा जाता है कि इस मिक्सचर में से वापस दोनों कंपोनेंट्स को अलग अलग करिए, तो वी आर गोइंग टू यूज द प्रोसेस ऑफ सिंपल डिस्टिलेशन. सो सिंपल डिस्टिलेशन में हम क्या करते हैं कि हम इस मिक्सचर को हीट करना स्टार्ट करेंगे और ग्रेजुअली जैसे जैसे हम इसका टेम्परेचर रेज करेंगे, तो टेम्परेचर रेज होते होते पहले 50 डिग्री के पॉइंट को टच करेगा और जैसे ही टेम्परेचर 50 डिग्री पहुंचेगा तो इसमें से ए बॉयल ऑफ होने लगेगा, ए के वेपर्स बनेंगे और उन वेपर्स को हम एक कंडेंसर के थ्रू पास करके सेपरेट बीकर में कलेक्ट कर लेंगे. तो ए हमारा सेपरेट बीकर में पहुंच चुका होगा और बी हमारा इधर ही रह जाएगा. So this is a very simple task of simple distillation. Simple distillation का लेकिन एक ड्रॉबैक, एक लिमिटेशन ये है कि सिंपल डिस्टिलेशन सिर्फ तब यूजफुल हो पाती है, तब एप्लीकेबल हो पाती है जब दो लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में कम से कम 25 to 30 डिग्री का डिफरेंस हो. बट स्टूडेंट्स, अगर दो लिक्विड कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री से कम है, तो सिंपल डिस्टिलेशन इज नॉट अ वेरी यूजफुल टेक्निक. इनफैक्ट उस केस में हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन यूज करते हैं. आप इमेजिन कीजिए कि सपोज कीजिए ए का बॉइलिंग पॉइंट 50 डिग्री है और बी का बॉइलिंग पॉइंट 60 डिग्री है. सो देयर इज ओनली अ 10 डिग्री डिफरेंस बिटवीन द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ द टू कंपोनेंट्स. अगर ऐसे मिक्सचर को हमें सेपरेट आउट करना है, ए और बी को हमने मिक्स कर दिया फिर से और इस मिक्सचर को सेपरेट आउट करें, तो सिंपल डिस्टिलेशन बहुत यूजफुल टेक्निक नहीं होगी, क्योंकि जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे और टेम्परेचर जैसे ही 50 डिग्री पहुंचेगा, तो ऑल्दो ए तो बॉइल होगा ही होगा, लेकिन बी का भी एक मेजर चंक, मेजर अमाउंट बी का भी वेपराइज होगा. तो आपको कंडेंस होने के बाद जो लिक्विड मिलेगा, उस लिक्विड मिक्सचर में ए मेजर अमाउंट में होगा लेकिन कुछ माइनर अमाउंट में बी भी पहुंच चुका होगा. सो स्टूडेंट्स, इन ऑर्डर टू सेपरेट दीज टू टाइप ऑफ लिक्विड्स जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस होता है, हम यहां पे यूज करते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में द ओनली डिफरेंस इज दैट कि एक राउंड बॉटम फ्लास्क है, आप इमेजिन कीजिए, उस राउंड बॉटम फ्लास्क में हम एक कंडेंसर प्लेस कर देते हैं. सो कंडेंसर इज अ लॉन्ग ट्यूब स्टूडेंट्स. एक बहुत लॉन्ग सी ट्यूब होती है और उस ट्यूब से फिर एक कंडेंसर कनेक्ट करा जाता है. सो दिस इज अ लॉन्ग कंडेंसर और इस कंडेंसर को हम कनेक्ट कर देते हैं एक रिसीवर के साथ. सो दिस इज अ रिसीविंग बीकर जहां पे हमारा एक कंपोनेंट जाके अलग हो जाएगा. सो आप इमेजिन कीजिए कि अब की बार हमने वो दो लिक्विड जिनके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम डिफरेंस है, उसे इस बीकर के अंदर ले लिया और जब हम इसे नीचे से हीट करेंगे, तो हीट करने पे ए के वेपर्स तो बनेंगे, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है, तो पहले ए के वेपर्स बनेंगे, ऊपर चले जाएंगे, बट एट द सेम टाइम बी के वेपर्स भी बनेंगे. अब स्टूडेंट याद रखिएगा, ये जो आपको दिख रहा है, ये एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है और इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर डिफरेंट टाइप के हर्डल्स क्रिएट कर दिए जाते हैं. इस टाइप के हर्डल्स, इस टाइप का एक
zigzag पैटर्न क्रिएट कर दिया गया, सो दैट जब वेपर्स जाएंगे ऊपर तो वेपर को एक स्ट्रेट पैसेज नहीं मिलेगा ऊपर जाने का, वेपर्स को इन हर्डल्स के थ्रू घूमते हुए जाना पड़ेगा, वेपर्स को और लॉन्ग रूट ट्रेवल करना पड़ेगा, और जितना ज्यादा हर्डल्स को क्रॉस करते हुए ऊपर जाएंगे इतने में चांसेस है कि वो वेपर ठंडे हो जाएंगे। तो आप इमेजिन कीजिए कि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ए के वेपर्स पहले ऊपर जाएंगे और बी के वेपर्स भी एक मेजर अमाउंट में ऊपर जाएंगे। लेकिन ये याद रखिए स्टूडेंट्स, क्योंकि ए का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो ए इस कंडेंसर तक जल्दी पहुंचेगा, बी देर में पहुंचेगा, और जैसे जैसे बी के वेपर्स ऊपर जाएंगे तो जैसे जैसे वो ऊपर ट्रेवल करेंगे तो टेम्परेचर डाउन होता जाएगा, ये फ्रैक्शनेटिंग कॉलम नीचे से गर्म होता है ऊपर से ठंडा होता है, तो जैसे जैसे बी के वेपर्स ऊपर जाएंगे तो बी के वेपर कूल डाउन होते जाएंगे, वो नीचे गिरते जाएंगे। एट द सेम टाइम क्या होगा कि इस बी के वेपर के ऊपर जो ए के वेपर है वो ए के वेपर इन बी के वेपर को कंप्रेस भी करेंगे, जिसकी वजह से बी के वेपर्स वापस कंप्रेस होकर नीचे ही आ जाएंगे। इट इज वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि बी के वेपर्स इस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस करके यहाँ पे पहुंचे। हम कंसीडर करते हैं यहाँ पे सिर्फ ए के वेपर्स ही पहुंच पाएंगे, बी के वेपर्स उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम को क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, उससे पहले ही वो ठंडे होकर नीचे गिर जाएंगे। तो ये याद रखिएगा, अनलाइक डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन एक ऐसी टेक्निक होती है जहां पे हम ऐसे दो लिक्विड कंपोनेंट्स को भी सेपरेट आउट कर सकते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में 25 डिग्री से कम का डिफरेंस होता है। So students, although we are not supposed to go into the details of distillation and fractional distillation, but still आपको एक बेसिक कंसेप्ट जरूर क्लियर होना चाहिए कि what is the concept behind the distillation and fractional distillation. So once you know the concept of this distillation and fractional distillation, the second basic thing I told you जो आपको क्लियर होनी चाहिए, that is the concept of ideal and non-ideal solution. Students, आपको याद होगा in my video based upon the ideal and non-ideal solution, I told you कि ideal solutions are those which completely obey the Raoult's law. Raoult's law के अकॉर्डिंग हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, Pa is equal to Pa naught chi A and Pb is equal to Pb naught chi B होता है। और जो भी सॉल्यूशन इन राउल्ट्स लॉ को फॉलो करती हैं ओवर द एंटायर रेंज ऑफ कॉम्पोजिशन, उन सॉल्यूशंस को हम आइडियल सॉल्यूशंस कंसीडर करते हैं। बट हमने ये भी पढ़ा था कि आइडियल सॉल्यूशंस प्रैक्टिकली एप्लीकेबल नहीं होती। देयर इज नॉट इवन अ सिंगल कॉम्बिनेशन इन दिस यूनिवर्स जो परफेक्टली आइडियल बिहेव कर सके। इनफैक्ट हम नियरली आइडियल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो सबसे पहले हमने कॉज फाइंड आउट करा कि आइडियल सॉल्यूशंस क्यों नहीं होती। अगर सॉल्यूशन आइडियल नहीं होती तो ऑब्वियसली वो नॉन आइडियल होती होंगी। तो व्हाट वाज द कॉज बिहाइंड दैट नॉन आइडियल बिहेवियर? तो मैंने आपको बताया था स्टूडेंट्स की सपोज कीजिए हम सॉल्वेंट को ए से रेफर कर रहे हैं और सॉल्यूट को बी से रेफर कर रहे हैं, और ओरिजिनली सॉल्यूट और सॉल्वेंट अपने अपने बीकर में अलग अलग प्रेजेंट थे। ए के साथ इंटरैक्ट कर रहा था, बी के साथ इंटरैक्ट कर रहा था। लेकिन जब हमने बी को ए में मिक्स कर दिया तो ए और बी को मिक्स करने पे इनके पुराने इंटरैक्शंस ब्रेक होते हैं और नए ए बी इंटरैक्शंस बनते हैं। और हमें ये देखना होता है कि ये जो न्यू ए बी इंटरैक्शंस बने हैं ये रिलेटिव टू द प्रीवियस इंटरैक्शन द ए एंड द बी बी इंटरैक्शन के कंपैरिजन में ये नए ए बी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर हैं या वीकर हैं। आइडियल का बिहेवियर ये अज्यूम करता था कि आइडियल तभी बन सकती है सॉल्यूशन जब ए बी इंटरैक्शन एग्जैक्टली ए इंटरैक्शन और बीबी इंटरैक्शन जैसे होंगे, बट प्रैक्टिकली ये कभी पॉसिबल होता नहीं था। हमने देखा था हमेशा जब भी हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते थे तो द न्यू सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरैक्शन डेफिनेटली वीकर या स्ट्रॉन्गर हो ही जाते थे। सो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा जब ए बी इंटरैक्शन वीकर हो जाते थे, यानी कि इमेजिन कीजिए ए ने पहले ए को होल्ड कर रखा था, बी ने बी को होल्ड कर रखा था, लेकिन जब हमने इन दोनों को मिक्स कर दिया तो इन दोनों को मिक्स करने से बने नए ए बी इंटरैक्शन। और अगर ये ए बी इंटरैक्शन वीकर हो गए एज कम्पेयर टू द प्रीवियस इंटरैक्शन, तो इसका मतलब है वीकर होने का मतलब है कि ए और बी अब एक दूसरे को बहुत टाइटली होल्ड नहीं कर पाएंगे। अकेले ए को ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रखा था, बी को भी ज्यादा स्ट्रांगली होल्ड कर रहा था, लेकिन ए और बी आपस में एक दूसरे को स्ट्रांगली होल्ड नहीं कर पाएंगे। ऐसे मिक्सचर में से ए भी जल्दी वेपराइज होगा और बी भी जल्दी वेपराइज होगा। और अगर दोनों ज्यादा वेपराइज होंगे तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ए भी ग्रेटर हो जाता था और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी ग्रेटर हो जाता था, जिसकी वजह से मैंने ग्राफिकल पैटर्न में बताया था कि टोटल प्रेशर भी ग्रेटर हो जाता था। सो दैट वाज द केस ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। सिमिलरली नेगेटिव डेविएशन में मैंने आपको बताया था कि जब ए बी इंटरैक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाती हैं, मान लीजिए ए इंटरैक्शन वीकर थे, बी इंटरैक्शन भी वीकर थे, लेकिन नए ए बी इंटरैक्शन बहुत स्ट्रॉन्गर हो गए, तो फिर ऐसे में ए और बी एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर लेते थे। और जब ए और बी एक दूसरे को बहुत स्ट्रांगली होल्ड कर लेंगे तो ना ए वेपराइज हो पाएगा उतना इजीली, ना बी वेपराइज हो पाएगा। और जब दोनों ही कम वेपराइज होंगे तो फिर पार्शियल प्रेशर ऑफ ए बी लेस देन हो जाता है और पार्शियल प्रेशर ऑफ बी भी लेस देन हो जाता है, जिसकी वजह से ग्राफिकल पैटर्न में हम देखते हैं टोटल प्रेशर की लाइन भी नीचे सप्रेस्ड हो जाती है, प्रेशर कम हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, आई एम अगेन सेइंग कि अगर आपको एक और बेटर अंडरस्टैंडिंग और डीप अंडरस्टैंडिंग चाहिए इस टॉपिक की, तो यू शुड फर्स्ट सी माय प्रीवियस वीडियो बेस्ड अपॉन द आइडियल एंड द नॉन आइडियल सॉल्यूशंस।
अभी मेरा पर्पस इस टॉपिक में आपको एजियोट्रॉप्स समझाना है और एजियोट्रॉप्स को क्लियर करने के लिए मैं आपको शॉर्ट में अपना एक प्रीवियस टॉपिक रिकॉल करवा रहा था। सो आई होप आपको यह रिकॉल हो गया होगा कि नॉन आइडियल बिहेवियर क्या होता था। नॉन आइडियल सॉल्यूशंस आर दोज व्हिच डज नॉट ओबे द राउल्ट्स लॉ, और नॉन आइडियल बिहेवियर का रीजन होता है ए बी इंटरैक्शन का स्ट्रॉन्गर या ए बी इंटरैक्शन का वीकर हो जाना। अब स्टूडेंट, वंस वी हैव रिवाइज्ड द कांसेप्ट ऑफ नॉन आइडियल बिहेवियर, now we move back to our main topic for today's session, that is azeotrops. So याद रखिए students, azeotrops can be simply defined as the constant boiling mixtures whose components cannot be separated even through careful fractional distillation because they have attained the same composition in the vapor phase and the liquid phase. So azeotrops ऐसे constant boiling mixtures होते हैं। कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर से हमारा मतलब है कि एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स उन मिक्सचर्स को कहते हैं, उन बाइनरी लिक्विड मिक्सचर्स को कहते हैं जिस मिक्सचर में जो दो लिक्विड कंपोनेंट होते हैं ए और बी, वो दोनों सेम टेम्परेचर पे एक साथ कलेक्टिवली बॉयल होने लगते हैं। उनमें से ऐसा नहीं होता कि ए का बॉइलिंग पॉइंट थोड़ा ज्यादा है या बी का कम है तो एक ज्यादा उड़ेगा एक कम उड़ेगा। इनफैक्ट जितनी वेपराइज होने की टेंडेंसी ए में होती है उतनी ही एग्जैक्टली सेम वेपराइज होने की टेंडेंसी बी में भी डेवलप हो जाती है। दोनों का सेम एक कलेक्टिव बॉइलिंग पॉइंट डेवलप हो जाता है। ऐसे मिक्सचर्स को हम एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स कहते हैं। तो ये याद रखिए स्टूडेंट, सिंपल डिस्टिलेशन में बॉइलिंग पॉइंट का डिफरेंस 25 to 30 डिग्री का होना चाहिए था, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन तब एप्लीकेबल होती है जब बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस 25 डिग्री से कम हो जाता है, लेकिन देयर शुड बी अ डिफरेंस। लेकिन एजियोट्रोपिक मिक्सचर्स तो वो होते हैं जहां पे दो कंपोनेंट के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस खत्म हो जाता है, दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक्जैक्टली सेम हो जाता है। और जब दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक्जैक्टली सेम हो जाएगा तो इवन द फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन विल बिकम ऑफ नो यूज। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी किसी काम की नहीं रह जाएगी। तो एजियोट्रोप्स उन कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स को कहते हैं जहां पे दो कंपोनेंट्स को फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू भी सेपरेट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट एक्जैक्टली सेम हो गया और उस मिक्सचर की जो लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन होती है वो वेपर फेज की कॉम्पोजिशन के बराबर हो जाती है। अब इसे और डिटेल में समझते हैं, ग्राफिकली इसकी एक्सप्लेनेशन समझते हैं कि ये वेपर फेज की कॉम्पोजिशन और लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन से मतलब क्या है और हम इन्हें सेपरेट क्यों नहीं कर सकते। इसके लिए स्टूडेंट्स पहले मैं आपको नॉन आइडियल का एक ग्राफ रिकॉल करवाता हूं। सपोज कीजिए, लेट अस रिकॉल द ग्राफ ऑफ अ नॉन आइडियल सॉल्यूशन शोइंग अ पॉजिटिव डिविएशन। पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल मैंने आपको दिया था, अ मिक्सचर ऑफ इथेनॉल एंड वाटर। इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स, दिस इज अ कोऑर्डिनेट एक्सिस और इस कोऑर्डिनेट एक्सिस पे इस ओरिजिन पे हमने कंसीडर करा काई ए इज इक्वल टू 1 और यहां पे हम मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इंक्रीज कर रहे हैं ग्रेजुअली और यहां तक पहुंचते पहुंचते देखिए यहां पे हमारे पास प्योर वाटर है और इस वाटर के अंदर जैसे जैसे हम इथेनॉल मिलाते जा रहे हैं तो इथेनॉल मिलाते 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 जब तक हम यहां पे पहुंचे तो हम असम्पशन लेंगे कि हमने इतना ज्यादा इथेनॉल मिला दिया कि यहां तक पहुंचते पहुंचते सॉल्यूट की मोल फ्रैक्शन 1 हो गई और सॉल्वेंट की मोल फ्रैक्शन टेंड्स टू 0 हो गई। सो यहां पे पहुंचते पहुंचते काई ए टेंड्स टू बिकम 0 एंड काई बी टेंड्स टू बिकम 1 और यहां पे काई बी 0 था। सो मैं आपको ये भी बता दूं कि हम इस मिक्सचर में इथेनॉल को बी से और वाटर को ए से रेफर कर रहे हैं। सो स्टूडेंट्स, इस केस में इस ओरिजिन पे जब हमारे पास प्योर वाटर है तो यहां पे जो वेपर प्रेशर बनेगा उसे हम पी ए नॉट से रेफर करेंगे। लेट दिस बी द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर एंड यहां पे पहुंचते पहुंचते हमारे पास प्योर इथेनॉल हो चुका है तो इथेनॉल का वेपर प्रेशर सपोज कीजिए ये है पी बी नॉट। स्टूडेंट्स, मैं आपको ये भी बता दूं कि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट नियरली 78 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है। तो ये याद रखिएगा, जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो ज्यादा वोलेटाइल होता है, उसके वेपर ज्यादा बनते हैं। सो दैट्स व्हाई हमने पीबी नॉट का मार्क पीए नॉट के मार्क से ऊपर दिखाया है क्योंकि इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका मतलब इथेनॉल जल्दी बॉइल ऑफ हो जाएगा, उसके वेपर ज्यादा बनेंगे, वो ज्यादा वोलेटाइल होगा। तो पीबी नॉट ऊपर है, पीए नॉट नीचे है। और ये याद रखिएगा कि आइडियल सॉल्यूशन में तो जब हमें टोटल प्रेशर की लाइन मिलती थी तो वो एक स्ट्रेट लाइन मिला करती थी, लेकिन इन केस ऑफ अ पॉजिटिव डिविएशन हमने देखा था कि क्योंकि इन दोनों को मिक्स करने पे ए बी इंटरैक्शन वीकर हो जाते हैं, ए और बी के बीच में वीक बॉन्ड्स बनते हैं तो ए भी जल्दी उड़ता है और बी भी जल्दी उड़ता है जिसकी वजह से टोटल प्रेशर बढ़ जाता है। तो इसमें जो टोटल प्रेशर का वेरिएशन था वो हमें इस तरह का देखने को मिला था, समवट लाइक दिस। ये ग्राफ आइडियल से ऊपर की तरफ बल्ज हो गया था, ये ऊपर को बल्ज ग्राफ ये शो कर रहा है कि टोटल प्रेशर बढ़ गया है सॉल्यूशन। अब स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं कि इस टोटल प्रेशर के ग्राफ में आपको एक पीक पॉइंट नजर आ रहा होगा। ये आइडियल का बिहेवियर है, ये दिस वाज द एक्सपेक्टेड बिहेवियर कि अगर इथेनॉल और वाटर की एक आइडियल सॉल्यूशन बनती तो इनको कनेक्ट करने वाला टोटल प्रेशर की लाइन जो होती वो स्ट्रेट लाइन होती
लेकिन ये याद रखिएगा कि इथेनॉल और वाटर क्योंकि एक पॉजिटिव डिविएशन का एग्जांपल है, तो एक स्ट्रेट लाइन नहीं रिप्रेजेंट हो रही है इनके टोटल प्रेशर में, इनका टोटल प्रेशर आइडियल से ऊपर चला गया। अब आप देख सकते हैं कि इस टोटल प्रेशर के ग्राफ में एक पीक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, लेट दिस बी द पीक पॉइंट। तो इस पीक पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग जो कॉम्पोजिशन है, दिस कॉम्पोजिशन, हम कह सकते हैं ये वो कॉम्पोजिशन है इथेनॉल और वाटर की जिस कॉम्पोजिशन पे सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर मैक्सिमम हो चुका है। यहां पे भी वेपर प्रेशर ज्यादा है आइडियल से, लेकिन सबसे ज्यादा यहां पे। तो जब भी आप नॉन आइडियल के ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस देखेंगे तो आप देखेंगे उनमें पीक पॉइंट जरूर आपको नजर आएगा। इन एनी सॉल्यूशन एग्जिबिटिंग अ पॉजिटिव डिविएशन, उसमें जो उनका टोटल प्रेशर का ग्राफ होगा उनमें डेफिनेटली किसी न किसी कॉम्पोजिशन पे पीक पॉइंट जरूर नजर आएगा। सो दिस कॉम्पोजिशन कॉरस्पॉन्ड्स टू द हाईएस्ट वेपर प्रेशर। इस कॉम्पोजिशन पे इथेनॉल और वाटर का वेपर प्रेशर मैक्सिमम होगा। अब स्टूडेंट इसी ग्राफ को हम कंपेयर करते हैं टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के ग्राफ से। ये प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ है। अगर हम बॉइलिंग पॉइंट वर्सेस मोल फ्रैक्शन का ग्राफ बनाएं, इसी के नीचे बिल्कुल हम वो ग्राफ प्लॉट करेंगे ताकि हम इसे कंपेयर कर सकें। सो स्टूडेंट्स इमेजिन कीजिए आपकी बार हम वाई एक्सिस पे टेम्परेचर या आप ये भी कह सकते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट्स प्लॉट कर रहे हैं, और यहां पे हम अगेन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट प्लॉट कर रहे हैं। यहाँ पे कंसेप्ट वही है, काई A इज इक्वल टू 1 एंड काई B इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे काई A टेंड्स टू 0 एंड काई B टेंड्स टू 1। सो स्टूडेंट्स नाउ यू नो कि वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। आई होप आपको याद होगा बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन हमने डिस्कस करी थी कि बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। याद रखिए स्टूडेंट, कोई भी लिक्विड तभी बॉयल होता है ना जब उसका वेपर प्रेशर बढ़ते बढ़ते एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कांस्टेंट है। अब मान लीजिए किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बहुत कम है, तो उस लिक्विड का वेपर प्रेशर अगर कम है तो उसे ग्रेजुअली एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक लाने के लिए हमें बहुत ज्यादा बॉयल करना पड़ेगा। तो जिसका वेपर प्रेशर कम होता है उसको ज्यादा हीट करना पड़ता है बॉइलिंग टेम्परेचर तक लाने के लिए, लेकिन जिसका वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है उसे थोड़ा सा हीट करके ही आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक ला सकते हैं। तो ये याद रखिएगा बॉइलिंग पॉइंट और वेपर प्रेशर इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। मैं ये रिलेशनशिप आपको यहाँ पे लिख के भी दिखा देता हूं। बॉइलिंग पॉइंट इज इनवर्सली रिलेटेड टू वेपर प्रेशर। सो अब आप देखिए कि अगर इथेनॉल वाटर के कॉम्बिनेशन में दिस पीक रिप्रेजेंट्स टू द मैक्सिमम वेपर प्रेशर, तो क्या हम कह सकते हैं इस मैक्सिमम वेपर प्रेशर पे इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया होगा। तो अगर हम इसी कॉम्पोजिशन को नीचे तक एक्सटेंड कर दें तो एट दिस कॉम्पोजिशन इथेनॉल वाटर का मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट होगा। तो वो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट हम कैसे दिखाएंगे? सपोज कीजिए स्टूडेंट, दिस वाज द वेपर प्रेशर ऑफ ए। अगर ए का वेपर प्रेशर पहले इथेनॉल के वेपर प्रेशर से कम था, वाटर का वेपर प्रेशर इथेनॉल के वेपर प्रेशर से कम था, तो इसका मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था। सो सपोज कीजिए दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, लेट दिस बी TA0, एंड दिस इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट, let this point be TB0. So A stands for solvent जो कि water है and B stands for solute जो कि ethanol है। तो स्टूडेंट्स याद रखिए कि आपको पता है कि प्योर वाटर में AA इंटरैक्शंस बन रहे थे जो काफी स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन जब हमने वाटर के अंदर इथेनॉल मिलाना स्टार्ट करा तो इथेनॉल के एडिशन से AB इंटरैक्शन वीकर हुए, और AB इंटरैक्शन वीकर होने से A और B के ज्यादा वेपर्स बनने लगे, और जब वेपर ज्यादा बनने लगे तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगा। तो प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा था, लेकिन जैसे जैसे हम उसके अंदर इथेनॉल मिलाते जा रहे हैं वो बॉइलिंग पॉइंट कम होता जा रहा है, और कम होते 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 सपोज कीजिए वो यहां तक पहुंच गया। इसी तरह से इथेनॉल को कंसीडर करिए स्टूडेंट्स, ये प्योर इथेनॉल था, प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट ये था, लेकिन जब हमने इथेनॉल और वाटर को मिक्स करा तो वहां पे भी AB इंटरैक्शन वीकर हुए। AB इंटरैक्शन वीकर होने से ज्यादा वेपर्स बनने लगे, और जब वेपर प्रेशर बढ़ने लगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होने लगा, तो ये भी डिक्रीज बॉइलिंग पॉइंट की तरफ अप्रोच करेगा। सो ये याद रखिए डिक्लाइनिंग लाइन शो कर रही है कि जैसे जैसे हम A के अंदर B मिलाते जा रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर कम होता जा रहा है, और यहां पे वो मिनिमम हो गया। जहां पे जिस पीक के कॉरस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर मैक्सिमम था, उसी कॉम्पोजिशन पे उस मैक्सिमम वेपर प्रेशर के कॉरस्पॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो गया। और क्या आप ये मानते हैं कि अगर ये प्योर इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट है और ये प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, तो इन दोनों टेम्परेचर्स के नीचे नीचे, यानी कि इस पूरे ग्राफ के नीचे नीचे लिक्विड मिक्सचर एग्जिस्ट करेगा। सो ये लिक्विड रीजन का ग्राफ है, और इस रीजन के ऊपर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, बिकॉज ये बॉइलिंग टेम्परेचर है। बॉइलिंग टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिस पे बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं और लिक्विड बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस लाइन के ऊपर बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी, एंड सपोज कीजिए हम इसे यहां से ज्वाइन कर देते हैं और इसे यहां से ज्वाइन कर देते हैं। इस ऊपर वाले कर्व के ऊपर का रीजन ये वेपर रीजन है।
अब स्टूडेंट, कई बार स्टूडेंट्स को ये ग्राफ समझ में नहीं आता, उन्हें लगता है कि ये लिक्विड कंपोनेंट था, इसके नीचे नीचे लिक्विड था, तो इसके ऊपर ऊपर वेपर होना चाहिए, हमने ये एक और कर्व क्यों बना दिया? सो स्टूडेंट्स, मैं आपको रिकॉल करवा दूं, ये आपने बेसिक्स में पढ़ा होगा लोअर क्लासेस में, कि जब कोई चीज अपने बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंच जाती है तो उस बॉइलिंग पॉइंट के बाद टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाता है और वो तब तक कांस्टेंट बना रहता है जब तक हमारा सारा लिक्विड वेपर में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो ये याद रखिएगा, बेसिकली ये इन दोनों कर्व के बीच का जो रीजन है ना, वो लिक्विड वाटर के बीच के इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट कर रहा है। इस कर्व के नीचे नीचे सारा लिक्विड था और इस कर्व के ऊपर ऊपर सारा वेपर है, लेकिन इन दोनों वेपर के बीच में लिक्विड वेपर का इक्विलिब्रियम है और इन दोनों कर्व के बीच में जब तक हम रहेंगे तब तक टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। आप इसे इस तरह से इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि अगर हमारे पास एक बीकर में पानी भरा हुआ है और उस वाटर को हम हीट करना स्टार्ट करते हैं एंड वी ग्रेजुअली रेज द टेम्परेचर टू 100 डिग्री सेल्सियस, तो जैसे ही टेम्परेचर 100 डिग्री पहुंचेगा तो ऐसा तो नहीं है कि 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद बीकर सारा एकदम से खाली हो जाएगा। 100 डिग्री पे पहुंचने के बाद बॉइलिंग स्टार्ट हो जाएगी और वो जब तक बीकर खाली नहीं हो जाता, पूरा पानी उड़ नहीं जाता, तब तक बॉइलिंग चलती रहेगी, लेकिन उस पूरे बॉइलिंग के प्रोसेस में टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा 100 डिग्री के ऊपर, क्योंकि हमें पता है लिक्विड वाटर एग्जिस्ट नहीं करता, तो जब तक एक ड्रॉप ऑफ लिक्विड भी बचा है तब तक टेम्परेचर 100 डिग्री ही बना रहेगा। आप बस हीट करते जाइए, हीट करने से सारा बीकर के अंदर का वाटर वेपराइज होता जाएगा और जब सारा वाटर, एक लास्ट ड्रॉप ऑफ वाटर भी वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, उसके बाद टेम्परेचर फिर बढ़ना स्टार्ट होगा। तो ये याद रखिएगा, ये वेपर प्रेशर कॉम्पोजिशन का ग्राफ है, ये लिक्विड कॉम्पोजिशन का ग्राफ है और इन दोनों के बीच में टेम्परेचर कांस्टेंट है, लिक्विड वाटर इक्विलिब्रियम में है और इन ऊपर वाले कर्व्स के अबव वेपर एग्जिस्ट कर रहे हैं और नीचे वाले कर्व के बिलो लिक्विड मिक्सचर एग्जिस्ट कर रहा है। सो स्टूडेंट्स, याद रखिए, ये जो मैंने आपको ग्राफ बताया, दिस इज द केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। जी हाँ स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स भी दो टाइप के होते हैं, द मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स एंड द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स हम उन मिक्सचर्स को बोलते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ओवरऑल मिक्सचर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो दोनों इंडिविजुअल बॉइलिंग पॉइंट के कंपैरिजन में कम हो जाता है। जैसे as you can see in this diagram, this is the boiling point of water, जो मैंने आपको बताया nearly 100 डिग्री सेल्सियस के आसपास होता है, and this is the boiling point of ethanol जो 78 डिग्री के आसपास होता है। लेकिन ये वो कॉम्पोजिशन है जिस कॉम्पोजिशन पे ओवरऑल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो चुका है एंड इस कॉम्पोजिशन पे अगर आप मिक्सचर को बॉइल करेंगे तो सिर्फ ए या सिर्फ बी नहीं उड़ेगा, दोनों इक्वल कॉम्पोजिशन में इक्वल अमाउंट में उड़ेंगे। और हम ये कह सकते हैं कि इस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे this becomes the boiling point of the overall mixture, this is the minimum boiling point of the overall mixture। ये याद रखिएगा, इस कॉम्पोजिशन पे ये जो पॉइंट है ये जिस टेम्परेचर को कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, लेट दिस बी द टेम्परेचर कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस पॉइंट, तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट है ये वो बॉइलिंग पॉइंट है जिसपे इस कॉम्पोजिशन वाली सॉल्यूशन के दोनों कंपोनेंट एक साथ बॉइल होने लगेंगे। इस टेम्परेचर पे इस कॉम्पोजिशन वाला मिक्सचर, उस मिक्सचर का ए जिस स्पीड से बॉइल ऑफ होगा, बी भी उसी स्पीड से बॉइल ऑफ होगा। अब इस कंसेप्ट को समझने के लिए आप इसे इस तरह से इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि सपोज कीजिए वी हैव अ बीकर कंटेनिंग 50% मिक्सचर ऑफ ए एंड बी, 50% इसके अंदर ए है एंड 50% इसके अंदर बी, वेयर ए एंड बी रेफर टू इथेनॉल एंड वाटर। तो अभी हमने एक 50-50 सॉल्यूशन ऑफ ए एंड बी ले रखी है जिसमें 50% इथेनॉल और 50% वाटर प्रेजेंट है और हम इसे एक डिस्टिलेशन इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। सो आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट, जब आप इस मिक्सचर को हीट करेंगे और हीट करते ही जैसे ही टेम्परेचर 78 डिग्री तक ले जाएंगे तो एज सून वी रीच 78 डिग्री तो इसके अंदर बी तो सारा बॉइल ऑफ हो जाएगा क्योंकि बी का बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है। लेकिन 78 डिग्री तक पहुंचते पहुंचते ए बेशक बॉइल नहीं होगा लेकिन ए के कुछ वेपर्स तो बनेंगे। तो आप इमेजिन कीजिए इसमें से जो भी वेपर्स उठेंगे जो कंडेंसर में पास होंगे उस कंडेंसर में बी तो 100% होगा लेकिन ए के भी कुछ परसेंटेज प्रेजेंट होगी और उस कंडेंसर के थ्रू मिलने वाले वेपर्स को जब हम सेपरेटली कंडेंस करेंगे एक दूसरे बीकर के अंदर तो अब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे ए और बी का जो मिक्सचर मिलेगा, सपोज कीजिए उसके अंदर अभी 20% ए और 80% बी बचा हुआ है। तो बी तो सारा इस बीकर में से वहां चला गया स्टूडेंट्स, लेकिन उसके साथ कुछ ए भी यहाँ पे चला गया तो अभी भी इस मिक्सचर के अंदर 20% ए। अब आप इमेजिन कीजिए इस बीकर में पहुंचे हुए मिक्सचर को हम दोबारा से हीट करते हैं और हीट करने पे टेम्परेचर 78 डिग्री तक ले जाते हैं। तो जैसे ही आप 78 डिग्री टेम्परेचर ले जाओगे तो इसमें बी तो सारा बॉइल ऑफ हो जाएगा, बी के तो सारे वेपर बन जाएंगे लेकिन कुछ अमाउंट ऑफ ए के भी वेपर बनेंगे और बी सारा और कुछ ए कंडेंसर में पहुंचेंगे और उन्हें अगले वाले कंटेनर में कनेक्ट करा जा सकता है। सो आप इस तरह से देखते हैं कि अगर हम डिस्टिलेशन फॉलोड बाय अनदर डिस्टिलेशन फॉलोड बाय येट अनदर डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन के बाद डिस्टिलेशन करते जाए बनने वाले कंडेंस लिक्विड की, तो हमारे मिक्सचर में एक कंपोनेंट कम होता जाता है, एक बढ़ता चला जाता है और अल्टीमेटली हमें एक प्योर लिक्विड मिल जाता है। लेकिन स्टूडेंट्स याद रखिएगा
कि अगर कोई ऐसी कॉम्पोजिशन मिक्सचर में अटेन कर ली जिस कॉम्पोजिशन में जितना ए उड़ रहा है उतना ही बी भी उड़ रहा है, ए और बी दोनों बराबर उड़ रहे हैं, तो फिर आप उन्हें सेपरेट नहीं कर सकते प्योरिटी तक। एंड इन दिस केस वी आर टॉकिंग ऑफ दिस पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन। ये वो कॉम्पोजिशन है इथेनॉल और वाटर की कि अगर आप इस कॉम्पोजिशन पे पहुंच गए तो इस कॉम्पोजिशन पे पहुंचने के बाद जब ए और बी के उस मिक्सचर को बॉईल करेंगे ना, तो उस मिक्सचर में से जितना ए उड़ेगा उतना ही बी भी उड़ेगा। यानी कि जो कॉम्पोजिशन उनकी लिक्विड फेज में रहेगी उसी कॉम्पोजिशन में वो वेपर फेज में पहुंच जाएंगे। जैसे यहाँ पे 50-50 ए था, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट दोनों का अलग अलग था, इसलिए एक चीज ज्यादा उड़ी एक चीज कम उड़ी। बट जस्ट इमेजिन कीजिए दोनों का बॉइलिंग पॉइंट अगर सेम होता तो जितना ए उड़ता उतना ही बी भी उड़ता, तो जो कॉम्पोजिशन इनकी 50-50 लिक्विड फेज में थी उसी कॉम्पोजिशन में ये ऊपर भी उड़ जाते, तो 50-50 वेपर फेज में भी कॉम्पोजिशन मिल जाती। तो आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट्स कि जब किसी लिक्विड मिक्सचर की कॉम्पोजिशन लिक्विड फेज और वेपर फेज में बराबर हो जाती है, इसका मतलब यही है कि जिस कॉम्पोजिशन में वो लिक्विड फेज में है और उस लिक्विड को जब हम बॉईल कर रहे हैं, वेपराइज कर रहे हैं, तो उसी कॉम्पोजिशन में उसके वेपर भी बन रहे हैं। अगर 50% ए 50% बी प्रेजेंट है और दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बराबर हो चुका है, तो जब हम ऐसे मिक्सचर को बॉईल करेंगे तो 50% ए 50% बी दोनों उड़ जाएंगे, तो हम कहेंगे लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कॉम्पोजिशन बराबर हो जाती है जब एक कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट अटेन हो जाता है। तो ये याद रखिएगा, कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स, एजियोट्रॉप्स को कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर इसीलिए कहा जाता है बिकॉज दे अटेन द सेम कॉम्पोजिशन इन द लिक्विड फेज एंड द वेपर फेज। और एक बार जब कोई मिक्सचर इस स्टेज में पहुंच जाता है कि जब उनकी लिक्विड फेज और वेपर फेज की कॉम्पोजिशन बराबर हो जाती है, जो कॉम्पोजिशन जो रेशियो उनका लिक्विड फेज में था वही रेशियो वेपर फेज में भी रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसका मतलब आप उन्हें सेपरेट नहीं कर पा रहे हो बॉइलिंग के थ्रू। या तो एक चीज कम उड़ती है एक चीज ज्यादा उड़ती, तो हम अल्टीमेटली उन्हें ग्रेजुअली डिस्टिलेशन फॉलोड बाय डिस्टिलेशन के थ्रू सेपरेट कर लेते, लेकिन जितनी एक चीज उड़ रही है उतनी ही दूसरी चीज भी उड़ रही है, दोनों के वेपर्स बराबर मिल रहे हैं, जितना लिक्विड फेज में कॉम्पोजिशन थी उतनी वेपर फेज में कॉम्पोजिशन मिल रही है, तो फिर आप फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू इन्हें सेपरेट नहीं कर पाएंगे। So students, such liquid mixtures which cannot be separated through fractional distillation are called azeotrophs, and this is one of the example of minimum boiling azeotrophs। याद रखिएगा, minimum boiling azeotrophs are those azeotropic mixtures जहां पे overall boiling point of the mixture becomes less than the boiling point of both the component। ये वाटर का बॉइलिंग पॉइंट था, ये इथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट था, लेकिन ये वो कॉम्पोजिशन है जिस कॉम्पोजिशन पे ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट मिनिमम हो चुका है, सबसे कम हो चुका है। तो दिस इज द केस ऑफ मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का एग्जांपल स्टूडेंट याद रखिएगा इथेनॉल और वाटर, और आपको ये कॉम्पोजिशन भी याद रखनी है इथेनॉल और वाटर की। दिस कॉम्पोजिशन कंटेन 95% ऑफ इथेनॉल एंड 5% ऑफ वाटर। मैं सेपरेटली लिख देता हूं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा 95% aqueous solution of ethanol। 95% aqueous solution of ethanol का मतलब है एक ऐसी सॉल्यूशन जिसके अंदर 95% इथेनॉल प्रेजेंट है और 5% वाटर प्रेजेंट है। इस कॉम्पोजिशन पे इथेनॉल वाटर का मिक्सचर एजियोट्रॉप बन जाता है। इस कॉम्पोजिशन के बाद अगर आप इस मिक्सचर को बॉईल करके सेपरेट आउट करने की कोशिश करेंगे तो इसके दोनों कंपोनेंट सेपरेट नहीं होंगे, क्योंकि जो कॉम्पोजिशन उसकी लिक्विड फेज में है उसी कॉम्पोजिशन को वो वेपर फेज में भी अटेन कर लेंगे। सो आई होप आपको एजियोट्रॉप्स में मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कांसेप्ट क्लियर है। नाउ सेम इज द कांसेप्ट विद द मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। अब मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का कांसेप्ट समझने के लिए स्टूडेंट्स इसी ग्राफ में हम एक चेंज करते हैं। Now let us consider the mixture of nitric acid and water, H2O plus HNO3। Students, again imagine कीजिए ये लाइन स्ट्रेट लाइन आइडियल को रेफर कर रही है। This is the vapor pressure of water and this is the vapor pressure of nitric acid। याद रखिएगा स्टूडेंट्स, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है एंड नाइट्रिक एसिड इज नियरली 83 डिग्री सेल्सियस। सो अगर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो वाटर का वेपर प्रेशर कम होगा, नाइट्रिक एसिड का बॉइलिंग पॉइंट कम है तो इसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। सो दिस इज द वेपर प्रेशर ग्राफ। और ये याद रखिएगा क्योंकि नाइट्रिक एसिड एंड वाटर का एग्जांपल इज एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव डेविएशन। वाटर के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर थे एक बीकर के अंदर, नाइट्रिक एसिड के इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर थे, लेकिन जब हमने नाइट्रिक एसिड को वाटर में मिलाया तो ए बी इंटरेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग हो गए। नाइट्रिक एसिड एंड वाटर के बीच में स्टूडेंट्स इतनी स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है कि द न्यू एबी इंटरेक्शन बिकम स्ट्रॉन्ग, और जब एबी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर हो जाते हैं तो एबी इंटरेक्शन स्ट्रॉन्गर होने की वजह से एबी कम होता है और बीबी कम होता है, और जब दोनों के कम वेपर्स बनेंगे तो वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। तो नाइट्रिक एसिड और वाटर के कॉम्बिनेशन में आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता है,
and we get a graph like this. So this is the decrease in the vapor pressure on mixing nitric acid and water. अब ये याद रखिए स्टूडेंट, इस वेपर प्रेशर ग्राफ में आपको एक कॉम्पोजिशन ऐसी नजर आ रही होगी जिस कॉम्पोजिशन पे वेपर प्रेशर मिनिमम है, एंड दिस इज दैट कॉम्पोजिशन. सपोज कीजिए दिस इज द मैक्सिमम डिप इन द कर्व, एंड इस मैक्सिमम डिप के कॉरस्पॉन्डिंग ये जो कॉम्पोजिशन है, ये वो कॉम्पोजिशन है जहां पे इस मिक्सचर का वेपर प्रेशर लीस्ट हो चुका है, एंड दिस मिनिमम वेपर प्रेशर विल कॉरस्पॉन्ड टू द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट. तो आप इमेजिन कीजिए स्टूडेंट, इसी के नीचे हम इसी के कंपैरेटिव एक ग्राफ बनाते हैं जिसमें हम टेम्परेचर वर्सेस मोल फ्रैक्शन प्लॉट करेंगे. तो आप देख सकते हैं कि इस कॉम्पोजिशन के कॉरस्पॉन्डिंग ये हम नीचे एक्सटेंड कर देते हैं. तो जिस कॉम्पोजिशन पे नाइट्रिक एसिड और वाटर के कॉम्बिनेशन का वेपर प्रेशर मिनिमम हो चुका था, क्या हम कह सकते हैं उस कॉम्पोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो चुका होगा. तो आप इमेजिन कीजिए, सपोज कीजिए स्टूडेंट्स, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस ये था. लेट दिस बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर PA0 एंड लेट दिस बी द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नाइट्रिक एसिड PB0. नाउ एज यू कैन सी कि नाइट्रिक एसिड और वाटर के कॉम्बिनेशन में इनका वेपर प्रेशर इस कॉम्पोजिशन पे मिनिमम हो चुका है, तो इस कॉम्पोजिशन पे बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो चुका होगा. तो सपोज कीजिए दिस पॉइंट कॉरस्पॉन्ड्स टू द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट, और हम इसे ज्वाइन कर देते हैं जस्ट लाइक बिफोर. अगेन इमेजिन कीजिए स्टूडेंट, ये वाली जो दोनों लाइन है, इस लाइन के नीचे नीचे हमारे पास लिक्विड कंपोनेंट प्रेजेंट है, और ये वेपर प्रेशर ग्राफ है, इसके ऊपर ऊपर वेपर प्रेजेंट है, इसके नीचे नीचे लिक्विड है. और ये वो कॉम्पोजिशन है जिस कॉम्पोजिशन पे वाटर और नाइट्रिक एसिड के कॉम्बिनेशन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो मैक्सिमम एग्जिबिट कर रहा है, द मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एट दिस कॉम्पोजिशन. सो ये याद रखिएगा स्टूडेंट, ये एग्जांपल है मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं जहां पे एक पर्टिकुलर कॉम्पोजिशन पे ओवरऑल मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट मैक्सिमम हो जाता है, एंड दैट बॉइलिंग पॉइंट बिकम्स ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स. मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के बारे में एक बार फिर सुनिए स्टूडेंट्स. मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप उन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स को बोलते हैं जहां पे ओवरऑल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर बिकम्स लेस देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द इंडिविजुअल कंपोनेंट. इसका एग्जांपल है इथेनॉल एंड वाटर. एंड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स वो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर्स होते हैं जहां पे द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द ओवरऑल मिक्सचर बिकम्स ग्रेटर देन द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ बोथ द कंपोनेंट. और याद रखिएगा नाइट्रिक एसिड एंड वाटर के केस में दिस एजियोट्रॉपिक कॉम्पोजिशन आपको याद रखनी है. This azeotropic composition is 68% aqueous solution of nitric acid. अगर आप 68% HNO3 की aqueous solution बनाएं, यानी कि 68% HNO3 हो इसके अंदर और बाकी का 32% वाटर हो, इस कॉम्बिनेशन को मिक्स करें और इस कॉम्बिनेशन को सिर्फ फिर बॉइल करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे जब आप उसे बॉइल करेंगे तो जिस कॉम्पोजिशन पे, जिस रेशियो, जिस फ्रैक्शन में लिक्विड के अंदर HNO3 और वाटर प्रेजेंट है, बॉइल होने पे उसी फ्रैक्शन के साथ वो उड़ भी जाएंगे, तो उनकी वेपर फेज की कॉम्पोजिशन और लिक्विड फेज की कॉम्पोजिशन बराबर होगी. इसलिए आप इस कॉम्पोजिशन पे पहुंचने के बाद इस मिक्सचर को फर्दर सैचुरेट नहीं कर सकते, इस मिक्सचर में किसी एक कंपोनेंट की अमाउंट को बढ़ा नहीं सकते, इस मिक्सचर को किसी प्योर कंपोनेंट में सेपरेट आउट नहीं कर सकते. सो आई होप स्टूडेंट्स आपको मैक्सिमम बॉइलिंग और मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स क्लियर हैं. एजियोट्रॉप्स आर दोस कांस्टेंट बॉइलिंग मिक्सचर्स ऑफ लिक्विड्स which cannot be separated through fractional distillation because they attain a same composition in the vapor phase and the liquid phase. और ये एजियोट्रॉप्स दो टाइप के होते हैं, the minimum boiling azeotrops and the maximum boiling azeotrops. So that's it for today students. This was our last topic of this chapter. इस एजियोट्रॉपिक मिक्सचर में आप एग्जांपल्स और इनकी कॉम्पोजिशन जरूर याद रखिएगा. With this topic we come to an end of this chapter. Within our next video session we will proceed with some new topic with entirely new concepts. Till then, have a good day. Thank you.